आज हम बात करने वाले हैं कि अमीर बनने की राह में लिवरेजिंग कैसे काम करता है। लिवरेजिंग दोनों तरह से काम करता है, या आपको अमीर भी बना सकता है और लिवरेज आपको गरीब भी बना सकता है। लिवरेज में वित्तीय बुद्धि यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और वित्तीय नियंत्रण यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल काफ़ी ज़रूरत होती है। समय के साथ साथ रुपया अपनी क्रय क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर खोती जाती है, और परचेजिंग पावर खोने का मुख्य वजह है इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर। रुपया की परचेजिंग पावर इस तरह से घटते रहने से ज़्यादातर लोगों को अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ही कम सुरक्षित लगने लगा है। ऐसे में फाइनेंशियल एजुकेशन हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी बन गया है। आने वाले समय में लोगों को अधिक से अधिक पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि महंगाई जिस रेट से बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से उनको पैसे पर परचेजिंग पावर बैलेंस करने का दबाव बनता रहेगा। अब हम ये समझते हैं कि लिवरेजिंग होता क्या है, लिवरेजिंग क्यों ज़रूरी है। लिवरेजिंग फाइनेंशियल एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिवरेजिंग के कंसेप्ट में आप दूसरों के कमाए गए पैसों का उपयोग अपनी संपत्ति या अपनी दौलत बनाने के लिए करते हैं। यानी कि जब कोई मेहनत कर पैसा कमाता है और वह कमाए हुए पैसों को कहीं सुरक्षित रखना चाहता है, जैसे कि बैंक, तो उस पैसों का इस्तेमाल आप अपनी खातिर कड़ी मेहनत कराने के लिए करते हैं। और अगर आप में उच्च वित्तीय आईक्यू यानी कि हाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है तो आप कम टैक्स देकर अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यही लिवरेज काफ़ी घातक हो जाता है जब आपका नियंत्रण उस निवेश पर नहीं होता है। यानी कि अगर हम उदाहरण के तौर पर यह समझे तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है उधार या कर्ज के पैसों का शेयर मार्केट में निवेश या इन्वेस्टमेंट। यह लगभग उसी प्रकार का माना जाता है जैसे कि आपने कोई गाड़ी खरीदी जिसमें कोई स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है और आप ज़ोर ज़ोर से एक्सीलेटर दबा रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा आप आंकलन कर सकते हैं। सेविंग्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये सभी के सभी पेपर एसेट में काउंट किए जाते हैं जिस पर जो इन्वेस्टर है उसका कोई कंट्रोल यानी कि नियंत्रण नहीं होता है, या बिल्कुल ना के बराबर होता है। क्योंकि आपके पास कोई नियंत्रण नहीं होता है इसलिए लिवरेजिंग करना बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक भी होता है, क्योंकि यह पेपर ऐसे बहुत कम कंट्रोल यानी कि नियंत्रण आपको प्रदान करते हैं। इसलिए इनमें निवेश करने के लिए बैंक भी आपको उधार नहीं देंगे, और आप कहीं से उधार लेकर, जैसे कि आपने सपोज दोस्तों से उधार लिया, परिवार से लिया, या कहीं और से उधार लेकर लिवरेजिंग करते हैं, तो आपके लिए या जो इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ये हाई रिस्क लिवरेजिंग कहलाता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस है जिस पर आपका पूरा का पूरा नियंत्रण है, जैसे कि कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है और मकान किराए पर दिए हुए है, तो उसमें मकान का किराया कितना होना चाहिए, अगले साल किराया कितना बढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या परिवर्तन, मॉडिफिकेशन आप अपनी तरफ से क्या क्या करा सकते हैं, इन सब पर आपका नियंत्रण है। और ऐसे में यहाँ पर आप लिवरेजिंग करते हैं, जो कि यह सब चीज़ फाइनेंशियल एजुकेशन पर निर्भर करता है कि आप कितना बेहतर तरीके से उसका लिवरेजिंग कर पाते हैं। और यहाँ पर पेपर एसेट की तुलना में काफ़ी कम रिस्क होता है, या बिल्कुल ही लगभग लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। पेपर एसेट का मूल्य काफ़ी लगभग उतार चढ़ाव से भरा होता है, आप देखते ही होंगे, जो एक तरफ से पानी से भरे हुए बर्तन में तैरते हुए सेब की तरह दिखता है। अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड्स के मार्केट प्राइस की फ्लक्चुएशन को आप देखेंगे तो बिल्कुल ही वैसा ही दिखता है, जहाँ पर आपका नियंत्रण लगभग ना के बराबर है। अपने दैनिक जीवन में हर कोई किसी न किसी काम के लिए कुछ न कुछ लेवरेज ज़रूर करता है। जैसे कि अगर जेसीबी या क्रेन से कोई भारी वस्तु को उठाया जाए तो वह रिसोर्स पावर का लेवरेजिंग कहलाता है। दैनिक जीवन में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, फेसबुक का उपयोग करते हैं, जो सबसे बेस्ट टेक्निकल लेवरेजिंग का उदाहरण है। लेवरेजिंग कई प्रकार का होता है, लेकिन अगर हम सबसे प्रचलित अगर लेवरेजिंग का कंसेप्ट लेकर चले तो ओपीएम है, जिसमें दूसरों लोगों का पैसा के द्वारा हम लिवरेजिंग करते हैं। यह बहुत ही कॉमन है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ज़्यादा मुनाफे का मतलब ज़्यादा जोखिम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादा मुनाफा कम जोखिम पर भी प्राप्त किया जा सकता है। यह सब आपकी फाइनेंशियल आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेपर एसेट की बात कर रहे हैं जैसे कि शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये सभी पेपर एसेट के उदाहरण हैं, और इन संपत्तियों पर आपका ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है या नहीं हो सकता है। इसलिए इन निवेशकों के पास बहुत कम लेवरेजिंग का विकल्प होता है। यह बिल्कुल ही लो लेवरेजिंग ऑप्शंस वाले इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, और अगर आप यहाँ पर लेवरेजिंग करते हैं तो यह आपके लो आईक्यू का एग्जाम्पल है, कम आईक्यू का उदाहरण है एक तरह से। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन नहीं बल्कि चुनिंदा फोकस ज़्यादा अच्छा लिवरेज या ज़्यादा उच्च मुनाफा और कम जोखिम की कुंजी है एक तरह से। फोकस यानी कि केंद्रित रहने के लिए ज़्यादा वित्तीय बुद्धि यानी फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है,
फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यह जानने से शुरू होता है कि आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं। पैसों के संसार में सिर्फ दो चीज़ें हैं जिसकी खातिर निवेशक निवेश करते हैं, कैपिटल गेंस और कैश फ्लो। कैपिटल गेंस बहुत से लोग निवेश को जोखिम भरा मानते हैं। इसका कारण यह है कि कैपिटल गेंस स्पेकुलेशन की श्रेणी में आता है। जब कोई कहता है कि मैं शेयर में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट आदि खरीद रहा हूँ, तो वह कैपिटल गेंस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, यानी कि वह संपत्ति का भाव बढ़ने की उम्मीद में निवेश कर रहा होता है। मान लीजिए कि आप कोई शेयर 100 रुपये में खरीदते हैं और आप इस उम्मीद में खरीदते हैं कि जब वो 200 रुपये पर चला जाएगा तो आप उसे बेच देंगे। तो ये इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट कहलाता है वह कैपिटल गेंस की श्रेणी में आता है, जहाँ पर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। कैश फ्लो का बेहतर उदाहरण है रेंटल इनकम या सेविंग पर ब्याज कमाना। ब्याज कम जोखिम भरा है, लेकिन बचत के साथ दिक्कत यह है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट की परचेजिंग पावर धीरे धीरे घटती जाती है और सेविंग पर मुनाफा कम होता जाता है और टैक्स भी ज़्यादा लग सकता है। सबसे बेहतर उदाहरण के तौर पर आपको समझना है तो मान लीजिए कि आप कोई ऐसा मकान लेते हैं जो काफ़ी पॉश इलाका में हो और जहाँ पर आप रेंट पर उठाने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे में आप मकान को खरीदते समय कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट करना होता है, बाकी का अमाउंट आप लोन लेते हैं, बैंक से ले सकते हैं, कॉमनली लोग बैंक से ही लेते हैं, तो बाकी की बचे हुए अमाउंट बैंक पे करेगा। उसके बाद जो रेंटल इनकम होगा उस रेंटल इनकम से आप ईएमआई भरते हैं और इस तरह से देखा जाए तो एक निश्चित समय के बाद बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपकी एक बड़ी एसेट तैयार हो जाएगी। यह सब आपके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं और उसका कितना मैक्सिमाइज करते हैं। अब लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि जो हमने लोन लिया है उसका ईएमआई और जो रेंटल इनकम की जो ईएमआई है वो मैच नहीं करती है और जो बैंक की जो ईएमआई है वो काफ़ी हाई होती है और जो हमारा रेंटल इनकम की जो बन रहा है वो काफ़ी लो होती है, तो हमें ऐसे में घर से लगाना पड़ जाएगा। तो एक बार फिर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यह सब के सब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी वित्तीय बुद्धि कितनी तीव्र है या कितनी शार्प है, इन सब पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उसको मैक्सिमाइज करते हैं और ये सब प्रॉफिट या मैक्सिमम परसेंटेज रिटर्न आप उम्मीद करते हैं, जो आरओआई एक तरह से जो कहलाता है। तो मैक्सिमम आरओआई आपके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है।